इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन बांग्लादेश के फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की कहानी सुनाई नहीं, दिखाई दे रही है। बांग्लादेश जिस तेजी के साथ कट्टरता और नफरत को लेकर, रेडिकलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो रास्ता उसे पाकिस्तान बनने की तरफ ही ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैंने ये बार बार कहा है कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, वो पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है फिर से। और बांग्लादेश की सरकार, वहां की एजेंसीज, वहां की अथॉरिटीज भी मेरी बात को बार बार सही साबित करती हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के नए नवेले अटॉर्नी जनरल एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है। ब्रिटेन की यह हेडलाइन बता रही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। खबर बता रही है कि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने न केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान में बदलाव करने की मांग की है, बल्कि संविधान से सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और बंगाली नेशनलिज्म जैसे शब्दों को हटाने की भी मांग की है। आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने और क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि अटॉर्नी जनरल की डिमांड कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब खींच कर ले जा रही है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? वो तारीख है 23 मार्च। असल में 23 मार्च 1956 को, यानी पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद, संविधान संशोधन करके पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। एक इस्लामिक राष्ट्र, एक इस्लामिक देश। ठीक उसी तरह बांग्लादेश को भी एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसी नीति और सोच ही नहीं, शब्दों को भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में हुआ क्या है। असल में बांग्लादेश की हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से संविधान से 15वें संशोधन को लेकर सुनवाई चल रही है। सरकार ही नहीं, कोर्ट ने भी इस संविधान संशोधन को लेकर सवाल उठाए हैं। असल में बांग्लादेश का यह संविधान संशोधन साल 2011 में किया गया था। इस अमेंडमेंट से इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट के सिस्टम को हटा दिया गया था। इसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। अब केयर टेकर गवर्नमेंट के सिस्टम को हटाने का तो विपक्षी दल पहले से विरोध कर रहे थे और चुनाव से पहले इसी बात को लेकर विपक्ष की कई पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की इलेक्शन में एक तरफा जीत हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जबकि शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं है, तो इस 15वें संविधान संशोधन को रद्द करवाकर फिर से इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम को लागू करने की कवायद की जा रही है। जी, आपका अनुमान थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ याचिका का जो असल टारगेट है, जो असल निशाना है, वो कुछ और ही है। ढाका ट्रिब्यून की इस खबर में संविधान के 15वें संशोधन के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखिए, इसी संशोधन के जरिए संविधान में सेकुलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम को शामिल किया गया था। तो अब जो हाईकोर्ट में इस संविधान संशोधन के खिलाफ सुनवाई चल रही है, वो असल में सेकुलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम को स्टेट प्रिंसिपल से हटाने के लिए हो रही है। तभी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट के मुख्य वकील मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा कि संविधान से सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और बंगाली नेशनलिज्म जैसे स्टेट प्रिंसिपल्स को हटा देना चाहिए। और इसके लिए बांग्लादेश के एजी ने क्या दलील दी कि बांग्लादेश की कुल आबादी का 90% मुसलमान है और संविधान का आर्टिकल 8 जिसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का जिक्र है, वो मुसलमान आबादी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यानी बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म और समाजवाद जैसी नीतियां और सिद्धांतों की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई जरूरत है। और जब बांग्लादेश में 90% आबादी मुसलमानों की है, तो फिर संविधान में भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो शब्द हैं वो क्यों रहे? फिर मिटा दो इन्हें। और यह बयान अटॉर्नी जनरल ने तब दिया है जबकि इस्लाम बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन काफी पहले से है।
यानी दिक्कत दूसरे धर्मों से है। ढाका ट्रिब्यून की ये खबर 28 मार्च 2016 की है। तब हाईकोर्ट ने स्टेट रिलीजन को चैलेंज करने वाली 28 साल पुरानी की याचिका खारिज की थी। इस याचिका के खारिज होने के साथ ही एक बार फिर यह तय हो गया था कि इस्लाम बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन बना रहेगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि दूसरे धर्मों को भी बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। जब 2011 में संविधान का 15वां संशोधन किया गया तो इसमें भले ही धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे, लेकिन इस्लाम को स्टेट रिलीजन से हटाया नहीं गया था। बावजूद इसके अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान इन स्टेट प्रिंसिपल्स को भी टारगेट किया। एक तरह से यह संविधान धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिए जाने का ही विरोध है। और अब तक जैसा कि अदालत और बांग्लादेश की जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, जो उसका रुख है, उसे देखकर तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द बांग्लादेश के संविधान के लिए जल्द ही इतिहास बन जाएंगे। ये सीधा सीधा बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए एक थ्रेट है, और ऐसे थ्रेट केवल संविधान में अमेंडमेंट या उसको बदलने की कोशिश करके नहीं दिए जा रहे, बल्कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं और उन पर पाबंदी लगाने की, उनको आतंकवादी संगठन घोषित करने की साजिश तक रची जा रही है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के दौरान हिंदू समुदाय को भी टारगेट किया गया था। उनके घरों, दुकानों, मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया था। कई हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई थी और ये आज भी जारी है। अक्टूबर से ही बांग्लादेश के हिंदू बहुल गांव चटगांव में हिंदू समुदाय के लोग रैली निकालकर सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला करने वालों को सजा दी जाए, हिंदुओं के नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने हिंदुओं को इंसाफ देने के बजाय हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक संगठन इस्कॉन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की पुलिस ने हिंसा के एक मामले में सीधे तौर पर इस्कॉन का नाम लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি বেশিরভাগই। अब पुलिस का यह बयान बांग्लादेश के उन कट्टर इस्लामिक संगठनों के बयानों से मेल खाता है जो पिछले कई सालों से वो इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं। इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठन हिफाजत इस्लाम ने इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए रैली निकाली। एशियानेट की यह खबर बता रही है कि हिफाजत इस्लाम ने धमकी दी है कि अगर इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया गया तो वो चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर इस्कॉन के हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या कर देंगे। और ऐसी धमकी बांग्लादेश के कई मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने दी है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्कॉन का नाम लिया, उस तरह से हिफाजत इस्लाम या जो दूसरे संगठन है रेडिकलाइज्ड, उनके बारे में बताया? नहीं बताया, क्योंकि एजेंडा साफ है। एजेंडा है बांग्लादेश से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों का सफाया करना, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाना, उनकी बहू बेटियों के साथ गलत करना, उनके मंदिरों चर्चों को तबाह कर देना। और इसमें इन कट्टरपंथी संगठनों को बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट, पुलिस, वहां की सेना और दूसरी तमाम एजेंसियों का पूरा साथ मिल रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश से माइनॉरिटीज वाकई गायब हो जाएंगी पाकिस्तान की तरह, और ये देश पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ जाएगा। तो मुबारक हो बांग्लादेशियों, आप लोग पाकिस्तान की तरह ही डेवलपमेंट की राह पर बढ़ चले हो। पाकिस्तान की तरह ही आटे की लाइनों में लगना होगा बांग्लादेशियों। कंगालिस्तान बनोगे तुम बहुत जल्द। और बांग्लादेश के हिंदुओं से मैं कहना चाहूंगा, वहां की माइनॉरिटीज से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़े तो दूसरे कहीं पे आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अपनी जगह छोड़ देता है उसका दूसरे की जगह पर कोई हक नहीं होता। तो आपको वहीं के रहने वाले हैं, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वो चीज छीन कर लेनी पड़ेगी, अपना अपना हक लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ में उन दोस्तों को मैं आग्रह करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा भाई, क्योंकि बेल आइकन दबा होगा, प्रेस होगा, तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,